नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन नुक में। आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के लिए जनरल साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। यह है हमारी इस टॉपिक की क्लास संख्या 3 है। इससे पहले मैंने आपको 2 क्लास करा दी है। अगर आपने वह 2 क्लास नहीं देखी है तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर रेलवे ग्रुप डी की प्लेलिस्ट में जाकर आप वह क्लास देख सकते हैं। तो आज की यह क्लास हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रकाश वर्ष डैश की इकाई है। आपको बताना है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, मतलब किसकी यूनिट है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है समय, बी ऑप्शन है आपका प्रकाश की तीव्रता, सी ऑप्शन है द्रव्यमान और डी ऑप्शन है आपका दूरी। तो जो प्रकाश वर्ष है वह किसकी इकाई है, वह है दूरी की। ठीक है, किसकी इकाई है, दूरी की। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितने मीटर के होता है। तो आपको बताना है कि 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। ठीक है भाई। जो इससे भी बड़ी दूरी की यूनिट है वो कौन सी है, पारसेक। क्या है भाई, पारसेक है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो पारसेक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। तो एक पारसेक बराबर कितने प्रकाश वर्ष के होता है, तो 3.26। कितना, 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। अगर हम एक पारसेक को मीटर में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा, 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर के बराबर हो जाएगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। एक पारसेक बराबर कितना होता है, तो 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर के होता है। ठीक है भाई, ये भी आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 2, किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है। आपको बताना है कि किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है प्रतिरोध, बी ऑप्शन है आवेश, सी ऑप्शन है आपका विभवांतर और डी ऑप्शन है धारा। तो किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है, तो वो है प्रतिरोध। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है भाई, ओम होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है भाई, कूलाम। विभवांतर का मात्रक क्या होता है, विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। और धारा का मात्रक क्या होता है भाई, एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 3, उद्योग में शक्ति की इकाई है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है किलोवाट, बी ऑप्शन है वाट, सी ऑप्शन है जूल और डी ऑप्शन है अश्व शक्ति। तो उद्योग में जो शक्ति उत्पादन की जाती है उसकी इकाई क्या होती है भाई, उसकी इकाई होती है अश्व शक्ति। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, हॉर्स पावर। इस क्वेश्चन का हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भौतिकी में शक्ति या विद्युत शक्ति वह दर होती है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचारित होती है, अथवा एक नियत समय में कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है या ऊर्जा व्यय होती है, उसे ही क्या कहते हैं, हम उसे ही कहते हैं भाई शक्ति। ठीक है भाई। शक्ति का मतलब पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। डब्ल्यू क्या होता है कार्य, टी होता है समय। ठीक है। शक्ति P की इकाई जूल सेकंड अथवा वाट होती है भाई। शक्ति की इकाई क्या होती है, जूल सेकंड होती है या वाट होती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उद्योग में प्रयुक्त शक्ति को मुख्यतः अश्व शक्ति हॉर्स पावर में मापा जाता है, जबकि एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, तो 746 वाट या जूल प्रति सेकंड होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है। तो कितने होता है भाई, 746 वाट के बराबर होता है या जूल प्रति सेकंड होता है। ठीक है, या यहाँ से ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ध्वनि को मापने के लिए कौन सी एकक मतलब यूनिट को उपयोग किया जाता है। आपको बताने की ध्वनि को मापने के लिए कौन सी यूनिट का उपयोग किया जाता है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है डेसिबल, बी ऑप्शन है आपका हर्ट्ज, सी ऑप्शन है ओम और डी ऑप्शन है वोल्ट। तो आपको बताना है कि ध्वनि को मापने के लिए कौन सी यूनिट का प्रयोग किया जाता है। तो कौन सी यूनिट का प्रयोग किया जाता है भाई, डेसिबल का। आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, डेसिबल। इस क्वेश्चन का हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल यूनिट का उपयोग किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब WHO के अनुसार 45 डेसिबल ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम होती है। 45 डेसिबल की ध्वनि
मानव के लिए सर्वोत्तम होती है, मतलब सबसे अच्छी होती है। WHO के अनुसार 75 डेसिबल से ऊपर की तीव्रता ध्वनि को मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है। अगर 75 डेसिबल से ज्यादा ध्वनि होती है तो वो मानव के लिए हानिकारक होती है, वो क्या हो जाती है, फिर ध्वनि प्रदूषण बन जाती है। तो मानव के लिए सबसे अच्छी ध्वनि कौन सी होती है, तो 45 डेसिबल तक की ध्वनि सबसे अच्छी होती है। ठीक है भाई, WHO के अनुसार। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 5, ध्वनि प्रदूषण को डैश के पदों के अनुसार मापा जाता है। आपको बताना है कि ध्वनि प्रदूषण को किसके माध्यम से मापा जाता है। आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन है वाट, बी ऑप्शन है पास्कल, सी ऑप्शन है आपका हर्ट्ज और डी ऑप्शन है डेसिबल। तो ध्वनि प्रदूषण को किस में मेजर किया जाता है भाई, डेसिबल में मेजर किया जाता है। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 6, अपवर्तनांक का मात्रक क्या है। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका मीटर की पावर -1, बी ऑप्शन है डायोप्टर, सी ऑप्शन है कोई मात्रक नहीं और डी ऑप्शन है मीटर प्रति सेकंड। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कोई मात्रक नहीं। अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। इस क्वेश्चन का हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक वह संख्या है जो बताती है कि उस माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा कितने गुना कम या अधिक है। ठीक है भाई, आया समझ में आपको। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है ऊर्जा, बी ऑप्शन है वेग, सी ऑप्शन है बल और डी ऑप्शन है शक्ति। तो भाई किसे जूल में मापा जाता है, तो ऊर्जा को जूल में मापा जाता है। आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ऊर्जा। ठीक है भाई, कार्य और ऊर्जा को किस में मेजर किया जाता है, जूल में मेजर किया जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जैसे ऊर्जा तथा कार्य को किस में मेजर किया जाता है, जूल में मेजर किया जाता है। मतलब जूल क्या है, ऊर्जा तथा कार्य का मात्रक है। वेग का मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकंड। बल का मात्रक क्या है भाई, न्यूटन है। शक्ति का मात्रक क्या है, वाट है। और दाब का मात्रक क्या है, पास्कल है। तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या है भाई, एंगस्ट्रोम है। ये भी आपको ध्यान रखना है, यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है शक्ति, बी ऑप्शन है घनत्व, सी ऑप्शन है कार्य और डी ऑप्शन आपका बल। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कार्य। कार्य और ऊर्जा की एक ही यूनिट होती है, क्या होती है भाई, जूल। क्या होती है, जूल। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 9, शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है वाट, बी ऑप्शन है जूल, सी ऑप्शन है न्यूटन और डी ऑप्शन है पास्कल। तो शक्ति की यूनिट को क्या कहा जाता है भाई, वाट कहा जाता है। आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, वाट। जूल किसकी यूनिट होती है, जूल होती है आपकी ऊर्जा और कार्य की यूनिट। किसकी होती है भाई, ऊर्जा व कार्य। ठीक है, पास्कल किसकी यूनिट होती है, ये होती है दाब की। और न्यूटन किसकी यूनिट होती है, ये होती है बल की। ठीक है भाई, ये भी आपको ध्यान में रखना है, यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है। आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, क्या कहा है, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है घनत्व, बी ऑप्शन है आपका सापेक्षिक घनत्व, सी ऑप्शन है विस्थापन और डी ऑप्शन है दाब। तो किसकी कोई इकाई नहीं है, तो सापेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं है। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। घनत्व की जो इकाई होती है वो क्या होती है भाई, किलोग्राम मीटर क्यूब होती है। दाब की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होती है या पास्कल होती है। विस्थापन की जो यूनिट होती है वो क्या होती है भाई, मीटर होती है। सापेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती, क्योंकि सापेक्षिक घनत्व दो एक जैसी इकाइयों का अनुपात होता है। ठीक है भाई, आया समझ में आपको। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। ए ठोसों का द्रवों में पिघलना, बी ऑप्शन आपका गैसों का द्रवों में द्रवीकरण, सी ऑप्शन आपका पदार्थों का किण्वन और डी ऑप्शन आपका द्रवों का गैसों में वाष्पीकरण। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पदार्थों का किण्वन।
ये क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। क्या है भाई? ये रासायनिक परिवर्तन है, पदार्थों का किण्वन। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। क्या क्वेश्चन है? इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है ईंधन का दहन, बी ऑप्शन है आपका अम्लीकृत जल का विद्युत अपघटन, सी ऑप्शन है आपका ऑक्सीकरण या लोहे में जंग लगना, और डी ऑप्शन है प्लेटिनम तार का जलना। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अम्लीकृत जल का विद्युत अपघटन। ये क्या है? एक भौतिक परिवर्तन है। क्या है भाई? ये भौतिक परिवर्तन है। ठीक है भाई, फिजिकल चेंज है ये। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है मक्खन का खट्टा होना, बी ऑप्शन है आपका CO2 से सूखी बर्फ बनाना, सी ऑप्शन है एक प्लेटिनम तार का गर्म होना, और डी ऑप्शन है आपका लोहे का चुंबकीकरण। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मक्खन का खट्टा होना। ये क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। इस क्वेश्चन का हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन हम किसे कहते हैं वो समझते हैं। सबसे पहले, वे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं वे रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। यह एक अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया है। रासायनिक परिवर्तन के बाद पदार्थ वापस उसी मूल अवस्था में परिवर्तित नहीं होते। इसके उदाहरण है मक्खन का खट्टा होना, कागज का जलना, लोहे में जंग लगना। ये सभी क्या है? आपके रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है भाई, दूध का खट्टा होना ये भी एक क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। दही का जमना भी एक क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 14, लोहे में जंग लगना इनमें से किसका सामान्य उदाहरण है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका भौतिक परिवर्तन, बी ऑप्शन आपका ऊष्माक्षेपी परिवर्तन, सी ऑप्शन आपका ऊष्माग्राही परिवर्तन, और डी ऑप्शन है रासायनिक परिवर्तन। तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि जंग लगना क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 15, डैश एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। क्वेश्चन क्या है? डैश एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ए एक अंडा पकाना, बी ऑप्शन है आपका एक आइस क्यूब पिघलना, सी ऑप्शन है आपका केक को बेक करना, और डी ऑप्शन है आपका केला सड़ना। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, एक आइस क्यूब का पिघलना। ये क्या है? एक फिजिकल चेंज है, आपका भौतिक परिवर्तन है। क्या है भाई? ये भौतिक परिवर्तन है। क्योंकि ये ठोस से क्या हो जाता है? ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है ना। जब एक आइस क्यूब पिघलती है तो पहले वो क्या रहता है? ठोस रहता है, फिर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्या है? एक भौतिक परिवर्तन है, ना कि रासायनिक परिवर्तन। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 16, उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ही ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है? क्वेश्चन क्या है? उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ही ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है? ए सब्लिमेशन, बी ऑप्शन आपका डिपोजिशन, सी ऑप्शन आपका कंडेंसेशन, और डी ऑप्शन आपका इवेपोरेशन। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, डिपोजिशन। डिपोजिशन में क्या होता है? जो गैस होती है वो सीधी ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, इस क्वेश्चन का हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं भाई। तो डिपोजिशन क्या है? वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई पदार्थ गैस अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं कंडेंसेशन, मतलब जिसको हिंदी में कहते हैं संघनन। तो वे प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई पदार्थ वाष्प से तरल अवस्था में परिवर्तित होता है, जैसे वाष्प का जल में परिवर्तित होना, ये क्या है? कंडेंसेशन प्रक्रिया है। अब समझने वाले हैं हम सब्लिमेशन, जिसको कहते हैं उर्ध्वपातन। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सब्लिमेशन। जैसे कपूर का जलना। ठीक है, कपूर क्या होती है? एकदम सीधी ठोस रहती है और तुरंत काय में हो जाती है? कन्वर्ट गैस में हो जाती है। तो वो क्या है? एक सब्लिमेशन प्रक्रिया है। ठीक है, अब पढ़ने वाले हैं हम वाष्पीकरण, इवेपोरेशन। वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ मतलब तरल मतलब लिक्विड अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? इवेपोरेशन, मतलब वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है, आया समझ में आपको? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 17,
निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका अवस्था में परिवर्तन, बी ऑप्शन आपका गैस का उत्सर्जन, सी ऑप्शन आपका रंग बदलना और डी ऑप्शन आपका ये सभी। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सभी। इन सभी से हम पता करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका पानी का बर्फ में परिवर्तन, बी ऑप्शन आपका मानव में श्वसन, सी ऑप्शन आपका मानव में पाचन और डी ऑप्शन आपका दूध से दही बनना। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पानी का बर्फ में परिवर्तन क्या है, भौतिक परिवर्तन है, फिजिकल चेंज है। ठीक है भाई, तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 19, जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका वर्गीकरण विज्ञान, बी ऑप्शन आपका नोथोलॉजी, सी ऑप्शन है शरीर रचना विज्ञान और डी ऑप्शन आपका सरोविज्ञान। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, वर्गीकरण विज्ञान। जीवों के वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं, वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। ठीक है भाई, आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 20, जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है ऊर्जा का, बी ऑप्शन है आपका फलों का, सी ऑप्शन है विषाणुओं का और डी ऑप्शन है जानवरों का। तो जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है, जानवरों का। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 21, विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको क्या कहते हैं। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका एंटोमोलॉजी, बी ऑप्शन आपका एक्सोबायोलॉजी, सी ऑप्शन आपका माइकोलॉजी और डी ऑप्शन आपका जीवाश्म विज्ञान। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, एक्सोबायोलॉजी। विज्ञान की शाखा है ये जिसमें जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित स्टडी की जाती है, उसको क्या कहते हैं भाई, एक्सोबायोलॉजी कहते हैं। ठीक है भाई, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 22, डैश तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, वानर, वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन है। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका एंथ्रोपोलॉजी, बी ऑप्शन आपका एथनोबोटनी, सी ऑप्शन आपका प्राइमेटोलॉजी और डी ऑप्शन आपका एपोलॉजी। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्राइमेटोलॉजी। ठीक है भाई, आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है। आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन है आपका आर्कनोलॉजी, बी ऑप्शन आपका एंथ्रोपोलॉजी, सी ऑप्शन आपका एपियोलॉजी और डी ऑप्शन है साइनोलॉजी। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, आर्कनोलॉजी। इसके अंदर मकड़ियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है भाई, आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं भाई। आर्कनोलॉजी में मकड़ी का अध्ययन किया जाता है, एंथ्रोपोलॉजी में मानव की संस्कृति या सभ्यता का अध्ययन किया जाता है, एपिकोलॉजी में मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है और साइनोलॉजी में कुत्तों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है भाई, आपको ये ब्रांच भी याद रखनी है साइंस की। ठीक है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 24, सोरोलॉजी डैश का अध्ययन है। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका मच्छर, बी ऑप्शन है छिपकली, सी ऑप्शन है तिलचट्टा और डी ऑप्शन है सांप। तो जो सोरोलॉजी है वो किसका अध्ययन है, वो है छिपकली का। इसके अंदर छिपकली का अध्ययन किया जाता है। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 25, प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका निर्विज्ञान जिसको एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं, बी ऑप्शन आपका पुरातत्व विज्ञान जिसको आर्कियोलॉजी कहते हैं, सी ऑप्शन आपका जीवाश्म विज्ञान जिसको पैलियोटोलॉजी कहते हैं और डी ऑप्शन आपका औषध विज्ञान जिसको फार्माकोलॉजी कहते हैं। तो प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन को क्या कहते हैं भाई, पैलियोटोलॉजी कहते हैं। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जीवाश्म विज्ञान कहते हैं उसको। ठीक है, इस क्वेश्चन का हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं।
प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान जीवाश्म विज्ञान, जिसको पैलियोटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, जो आपका नृविज्ञान है जिसको एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं, इसमें मानव शास्त्र या मानव विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। जो आपका पुरातत्व विज्ञान है जिसको आर्कियोलॉजी कहते हैं, यह मानव संस्कृति के विकास क्रम को समझने एवं उसकी व्याख्या करने का कार्य करता है। जो आपका औषधि विज्ञान है जिसको फार्माकोलॉजी कहते हैं, इसमें जड़ी बूटियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है भाई, ये भी आपको ध्यान में रखना है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये 25 के 25 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे और मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये 25 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं और मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।